नमस्कार दोस्तों, सुनो फाई में आपका स्वागत है। आज की बुक है क्वांटम हीलिंग, मन और शरीर की सीमाओं की खोज, बाई दीपक चोपड़ा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बीमारी एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक घटना है। क्या हो अगर आपके शरीर में अपने आप ठीक होने की एक ऐसी शक्ति हो जिसे मॉडर्न साइंस अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हमें मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में बताती है और दिखाती है कि कैसे हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता बनाती है। ये किताब हमें पारंपरिक चिकित्सा के दायरे से परे सोचने पर मजबूर करती है और एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हमारा मन हमारे शरीर के हर अणु को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेखक दीपक चोपड़ा हमें 1987 में टोक्यो में एक जापानी कैंसर विशेषज्ञ से हुई अपनी मुलाकात का किस्सा बताते हैं। वो वहां अपनी एक नई थ्योरी का परीक्षण करने गए थे, जिसके अनुसार ठीक होना मुख्य रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है, न कि शारीरिक। उनका मानना था कि जब कोई हड्डी जुड़ती है या कोई ट्यूमर अपने आप गायब हो जाता है, तो डॉक्टर तुरंत शारीरिक तंत्र को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है, एक अदृश्य ज्ञान या नो हाउ जो देखा या छुआ नहीं जा सकता। चोपड़ा कहते हैं कि ये नो हाउ एक शक्तिशाली शक्ति है जिसे हम अभी तक नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उनके कई लाइलाज कैंसर रोगी, जिन्हें कुछ ही महीने जीने के लिए कहा गया था, पूरी तरह से ठीक हो गए। उनका मानना था कि ये चमत्कार नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि मन शरीर के पैटर्न को बदलने के लिए पर्याप्त गहराई तक जा सकता है, गलतियों को मिटा सकता है और कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग जैसी किसी भी बीमारी को खत्म कर सकता है। हालांकि पश्चिमी विज्ञान में मन की उपचार शक्ति पर अक्सर संदेह किया जाता था, चोपड़ा दृढ़ थे कि ये अपने आप में एक विज्ञान है। इसी खोज में उन्होंने 4000 साल पुराने भारतीय जीवन विज्ञान आयुर्वेद का अध्ययन किया। भारत में पले बड़े होने के बावजूद उन्होंने पाया कि आयुर्वेद को अक्सर लोक चिकित्सा माना जाता था, जबकि इसकी कई महत्वपूर्ण तकनीकें समय के साथ भुला दी गई थीं। लेकिन आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ये है कि शरीर चेतना से बना है। प्राचीन भारतीय चिकित्सक ऋषि और संत भी थे और उनका उपचार शरीर के पदार्थ से गहरा मन के केंद्र तक पहुंचता था। आयुर्वेद के शारीरिक चार्ट भी दिखाते हैं कि कैसे मन शरीर का निर्माण करते हुए उसमें प्रवाहित होता है। लेखक का ध्यान खोए हुए आयुर्वेद पर केंद्रित हो गया, जो गैर भौतिक माध्यमों से रोगियों को ठीक करने की क्षमता रखता था। एक दिन 32 वर्षीय चित्रा नाम की एक भारतीय महिला, जो न्यूयॉर्क शहर में एक आयात की दुकान चलाती थी, लेखक के बॉस्टन कार्यालय में आई। उसे ब्रेस्ट कैंसर था, जो उसके फेफड़ों तक फैल चुका था। उसकी सर्जरी हो चुकी थी और वो कीमोथेरेपी ले रही थी, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर थी। 5 साल तक जीवित रहने की संभावना 10% से भी कम थी। चित्रा बहुत चिंतित थी, खासकर अपने पति को अकेले छोड़ने के विचार से। लेखक ने उसे आयुर्वेद आधारित उपचार शुरू करने को कहा। चित्रा भारत में पली बड़ी होने के बावजूद आयुर्वेद के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। लेखक ने उसे समझाया कि उसका कैंसर सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि एक समग्र बीमारी थी जिसका असर उसके पूरे शरीर पर था। उन्होंने उसे बॉस्टन के बाहर एक विशेष क्लिनिक में 1 या 2 सप्ताह रहने को कहा, जहां उसे आयुर्वेद के अनुसार आहार, जड़ी बूटियां, साधारण योगासन और ध्यान के साथ साथ गहन विश्राम की स्थिति में लाया गया। आयुर्वेद में किसी भी विकार को ठीक करने के लिए गहरी छूट, रिलैक्सेशन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। उसे 2 विशेष मानसिक तकनीकें भी दी गईं। चित्रा ने ईमानदारी से इस कार्यक्रम का पालन किया और अपनी कीमोथेरेपी भी जारी रखी। हालांकि 1 साल तक कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसे तेज बुखार आया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद बुखार कम हुआ और उसके एक्सरे में कोई कैंसर कोशिका नहीं मिली। उसके ऑन्कोलॉजिस्ट भी चकित थे। चित्रा और उसके पति बहुत खुश थे, इसे एक चमत्कार मान रहे थे। हालांकि ये चमत्कार चित्रा के मन में नहीं टिका। वो कैंसर के फिर से लौटने के डर से ग्रस्त हो गई और कीमोथेरेपी जारी रखने का फैसला किया। लेखक को निराशा हुई, क्योंकि वे जानते थे कि उस प्रकार की कीमोथेरेपी से ऐसा त्वरित पूर्ण ठीक होना संभव नहीं था और ये उसके शरीर को और कमजोर कर रहा था। चित्रा की मानसिक दुविधा इस किताब का वास्तविक शुरुआती बिंदु बन गई। उसे ठीक होने के लिए एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। कैंसर के स्वतः ठीक होने, स्पॉन्टेनियस रेमिशन, पर किए गए शोध से पता चला है कि ठीक होने से ठीक पहले लगभग हर रोगी अपनी चेतना में एक नाटकीय बदलाव का अनुभव करता है। उन्हें पता होता है कि वे ठीक हो जाएंगे और महसूस करते हैं कि इसके पीछे की शक्ति उनके अंदर है, लेकिन उनसे सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस पल में रोगी चेतना के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां कैंसर का अस्तित्व संभव नहीं होता। ये चेतना में क्वांटम जंप कहलाता है, जो मन शरीर के गहरे संबंध की कुंजी है।
चिकित्सा विज्ञान में क्वांटम शब्द आमतौर पर बहुत छोटे कणों के लिए उपयोग होता है, लेकिन यहाँ ये चेतना के एक स्तर से दूसरे उच्च स्तर पर अचानक असतत छलांग को दर्शाता है। लेखक इस प्रक्रिया को क्वांटम हीलिंग कहते हैं। उनका मानना है कि टूटी हुई हड्डी का जुड़ना भी एक क्वांटम जंप ही है, क्योंकि ये चेतना के कारण होता है। हालांकि हम में से हर कोई इस हीलिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता, कुछ लोग सफल होते हैं। ये लोग मन शरीर संबंध के प्रतिभाशाली होते हैं। आज तक चिकित्सा विज्ञान ने क्वांटम छलांग नहीं लगाई है। क्वांटम हीलिंग बाहरी उच्च तकनीकी तरीकों से दूर मन शरीर प्रणाली के सबसे गहरे मूल की ओर बढ़ती है, जहां उपचार शुरू होता है। इस किताब का पहला भाग क्वांटम अवधारणाओं को समझाता है और दूसरा भाग इसे आयुर्वेद के साथ जोड़ता है, जिससे प्राचीन भारतीय ज्ञान और पश्चिमी विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। लेखक कहते हैं कि शरीर का अपना एक मन होता है। यदि कोई मरीज भीतर से ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सके, तो यही कैंसर का इलाज है। चित्रा जैसे उपचार एपिसोड तब होते हैं जब अंदर एक मौलिक बदलाव होता है, जो डर और संदेह को बीमारी के साथ ही दूर कर देता है। हालांकि इस बदलाव का सटीक स्थान गहरा रहस्य पैदा करता है। क्या यह बदलाव चित्रा के मन में था, उसके शरीर में, या दोनों में? इसका पता लगाने के लिए पश्चिमी चिकित्सा हाल ही में मन शरीर चिकित्सा के रूप में जाने जाने वाले अमूर्त क्षेत्र की ओर बढ़ी है। डॉक्टर अक्सर मन शरीर चिकित्सा को लेकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वे एक नई अवधारणा के बजाय परिचित रसायनों पर भरोसा करते हैं। हालांकि हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 80% मरीज महसूस करते हैं कि जब वे डॉक्टर के पास से लौटते हैं तो उनकी मुख्य समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं होता। कैंसर के स्वतः ठीक होने के मामले बेहद दुर्लभ होते हैं, लेकिन वे चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों पर सवाल उठाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कैंसर विशेषज्ञ ने लेखक को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसे जानलेवा गले का कैंसर था, लेकिन उसने इलाज से इनकार कर दिया और केवल ये तय कर लिया कि वो कैंसर से नहीं मरेगा। 8 साल बाद उसका ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया। पारंपरिक चिकित्सा ने बुजुर्गों में मस्तिष्क के कार्य में गिरावट को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना था, लेकिन अब ये गलत साबित हुआ है। स्वस्थ बुजुर्गों के अध्ययन से पता चला है कि उनमें से 80% को उम्र बढ़ने के साथ कोई महत्वपूर्ण याददाश्त नहीं खोती। सक्रिय रूप से मानसिक रूप से लगे रहने पर व्यक्ति युवावस्था जितना ही बुद्धिमान रहता है। तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन का नुकसान डेंड्राइट नामक शाखाओं जैसी संरचनाओं के विकास से पूरा हो जाता है। लेखक ये दिखाने के लिए विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों का उदाहरण देते हैं कि कैसे मन शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। डॉक्टर सिमेंटन ने 1971 में एक गले के कैंसर के मरीज को विजुअलाइजेशन थेरेपी का उपयोग करके ठीक किया, जहां मरीज ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हुए कल्पना की। कैंसर 2 महीने में गायब हो गया। हालांकि ये थेरेपी हमेशा सफल नहीं होती, ये इस बात का प्रमाण है कि मन की शक्ति शरीर को ठीक कर सकती है। हालांकि मन शरीर चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। 1985 के एक अध्ययन में कैंसर रोगियों के मानसिक दृष्टिकोण और उनके ठीक होने की संभावना के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। लेकिन हिप्पोक्रेट्स जैसे महान चिकित्सकों ने भी माना था कि चिकित्सक में रोगी के विश्वास का उपचार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मस्तिष्क की रासायनिक संरचना भी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकार मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन के असंतुलन से जुड़े हो सकते हैं। आहार भी मस्तिष्क की रसायन विज्ञान को प्रभावित कर सकता है। लेखक जोर देते हैं कि शरीर को केवल रसायनों के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जो अमूर्त बुद्धिमान शक्ति है, जो हमें जीने, आगे बढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित करती है। मानव शरीर में 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, जो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की तरह काम करती हैं। ये समझना आसान नहीं है कि जब शरीर को चोट लगती है तो उसे क्या करना है, क्योंकि उपचार का कोई एक अंग नहीं होता। फिर भी एक छोटा सा कट भी अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रियाओं द्वारा ठीक होता है। दवाएं केवल बाहरी हस्तक्षेप होती हैं, जबकि शरीर की अपनी बुद्धि कहीं बेहतर है। शरीर में अपनी एक बुद्धि होती है और इसे समझने से कैंसर जैसी बीमारियों के ठीक होने का रहस्य दूर हो सकता है। डॉक्टर ये मानते हैं कि प्रकृति ही बीमारी ठीक करती है, लेकिन सामान्य और चमत्कारी उपचार के बीच का अंतर कहाँ है? एक मामूली कट अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि गंभीर बीमारी का इलाज एक चमत्कार लगता है। चिकित्सा विज्ञान का अधिकांश ज्ञान मृत्यु से संबंधित है, पोस्टमार्टम और ऊतक विश्लेषण पर आधारित है। प्रयोगशाला में शरीर को एक साथ बांधने वाली बुद्धि का नाजुक जाल मर जाता है। रक्त कोशिका को चोट पर पहुंचने और थक्का बनाने के लिए पता होता है। ये एक अदृश्य बुद्धि का काम है। हर जानलेवा बीमारी के रहस्यमय रूप से बचने वाले लोग होते हैं, जैसे कुछ एड्स के मरीज। वैज्ञानिक अक्सर उन्हें जैव रसायन प्रकृति की विलक्षणता मानते हैं और नई दवाएं बनाने के लिए उनके रक्त के नमूनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन असली आवश्यकता यह है कि हर व्यक्ति इस चमत्कारी दवा को खुद ही बनाने की क्षमता रखता हो। मानव निर्मित दवाओं में शरीर द्वारा उत्पादित रसायनों की तुलना में बहुत कम नो हाउ होता है। लेखक 3 निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पहला, बुद्धि हमारे शरीर के हर हिस्से में मौजूद है।
दूसरा, हमारी आंतरिक बुद्धि किसी भी बाहरी स्रोत से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तीसरा, बुद्धि शरीर के पदार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना पदार्थ अव्यवस्थित और अराजक होगा। बुद्धि ही एक वास्तुकला द्वारा डिजाइन किए गए घर और ईंटों के ढेर के बीच अंतर पैदा करती है। कैंसर एक बेकाबू असामाजिक व्यवहार है, जहां कोशिकाएं बिना किसी रोक टोक के प्रजनन करती हैं, अपने विक्षिप्त डीएनए के अलावा किसी भी संकेत पर ध्यान नहीं देती। शरीर इस प्रक्रिया को उलटना जानता है, लेकिन हमेशा सफल नहीं होता। कैंसर विरोधी दवाएं अक्सर पूरे शरीर के लिए विषाक्त होती हैं, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, वे अधिक जहर ग्रहण करती हैं और पहले मर जाती हैं। कीमोथेरेपी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर सकती है, जिससे नए कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर की संरचना लगातार बदलती रहती है। ये एक नदी की तरह है, ना कि स्थिर मूर्ति की तरह। हमारे शरीर के 98% परमाणु एक साल पहले वहां नहीं थे। हड्डियां, त्वचा, पेट की परत, लिवर, सभी कुछ महीनों या हफ्तों में नए परमाणुओं से बन जाते हैं। इस निरंतर परिवर्तन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बुद्धि है। तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन, अरबों कनेक्शन के साथ बिजली की गति से संवाद करती हैं, और ये अविश्वसनीय जटिलता भी बुद्धि द्वारा निर्देशित होती है। 1986 में डॉक्टर इग्नासियो मद्राजो ने पार्किंसन रोग के एक मरीज के मस्तिष्क में स्वस्थ कोशिकाएं सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की, जिससे उनके कार्य में 85% सुधार हुआ। ये एक चौंकाने वाला कारनामा था, क्योंकि पहले माना जाता था कि मस्तिष्क खुद को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अब पता चला है कि तंत्रिका कोशिकाएं नई वृद्धि कर सकती हैं, और मस्तिष्क अन्य अंगों से ऊतक भी स्वीकार कर सकता है। ये सब विज्ञान की अवधारणा में बदलाव के कारण संभव हुआ है। डीएनए हालांकि शरीर का रासायनिक मास्टरमाइंड है, लेकिन यह स्वयं उन्हीं बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बना है जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। डीएनए एक ईंट कारखाने की तरह है, जो खुद भी ईंटों से बना है। बुद्धि हर जगह मौजूद है। मन और शरीर दोनों ही क्वांटम यांत्रिक शरीर नामक एक क्वांटम स्तर पर एक साथ काम करते हैं। यह एक बुद्धि की परत है, जहां पूरा शरीर संगठित और सहसंबद्ध होता है। जैसे न्यूटन ने प्रकृति को ठोस वस्तुओं के रूप में देखा था, जो सीधी रेखाओं में चलती हैं, वैसे ही हम भी मन को पदार्थ से अलग देखते हैं। लेकिन क्वांटम भौतिकी ने दिखाया है कि प्रकाश एक तरंग और एक कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। ये लाइन के नीचे एक अदृश्य परिवर्तन करता है। इसी तरह एक विचार जो अमूर्त है और एक न्यूरोपेप्टाइड जो भौतिक है, के बीच का संबंध भी एक अदृश्य क्वांटम परिवर्तन से गुजरता है। ये अज्ञात क्षेत्र वो है जहां एक विचार एक अणु में बदल जाता है। ये पलक झपकते ही होता है, और इसमें कोई स्थान या समय नहीं लगता। जब आप गुलाब शब्द सोचते हैं, तो मस्तिष्क की लाखों कोशिकाएं एक साथ बदल जाती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करती हैं। ये सब लाइन के नीचे होता है। एक मरीज के अनुभव से इसकी पुष्टि होती है, जिसने बार बार छाती में तेज दर्द की शिकायत की, लेकिन उसके हृदय में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। अंततः उसे बड़े दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने कहा, अब तो आप मानते हैं कि मेरे हृदय की स्थिति ठीक नहीं थी। ये एक क्वांटम घटना थी, जो ज्ञात कारण और प्रभाव नियमों का पालन नहीं करती थी। एक महिला के ट्यूमर का मामला भी है, जिसे लाइलाज बताया गया था, लेकिन उसने मन की शक्ति से उसे ठीक कर लिया, ये कहते हुए कि मैं अब कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। दोनों ही मामलों में मन की शक्ति ने वास्तविकता को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल दिया। क्वांटम स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा ऐसी चीजों से अस्तित्व में आते हैं जो न तो पदार्थ हैं और न ही ऊर्जा। भौतिक शास्त्री इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो समय और स्थान से परे एक अमूर्त निर्माण है। जब हम गुलाब शब्द सोचते हैं, तो ये ठीक वैसे ही अस्तित्व में आता है जैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये ऐसी जगह से उत्पन्न होता है जो पदार्थ और बुद्धि को, मन और रूप को व्यवस्थित करना जानता है। न्यूरोपेप्टाइड की महान क्षमता है कि ये मन के आदेशों पर बिजली की गति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि ये क्वांटम क्षेत्र की सीमा पर रहता है। यदि हमारी सभी कोशिकाएं सभी न्यूरोपेप्टाइड बना सकें, तो पूरा शरीर सोच वाला शरीर बन जाएगा, जो बुद्धि की रचना और अभिव्यक्ति है। हमारा मन और शरीर दोनों ही बुद्धि से ओतप्रोत हैं। वैज्ञानिक प्रकृति में बुद्धि के काम करने पर संदेह करते हैं, लेकिन अगर साधारण वास्तविकता के बाहर कुछ भी नहीं है जो चीजों और घटनाओं को एक साथ रखता है, तो असंभवताओं का एक समूह बन जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिखाता है कि दूर की वस्तुएं भी जुड़ी हुई हैं, नॉन लोकल वास्तविकता। बेल के प्रमेय के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भौतिक शास्त्री डेविड बोम ने एक अदृश्य क्षेत्र का अनुमान लगाया है, जो सारी वास्तविकता को एक साथ रखता है, जिसमें हर जगह एक साथ क्या हो रहा है ये जानने की क्षमता होती है। ये अदृश्य क्षेत्र डीएनए की अंतर्निहित बुद्धि और मन के समान लगता है। एडिंगटन ने कहा था कि दुनिया का सार मन पदार्थ है। हमारी पूरी शरीर क्रिया विज्ञान एक न्यूरोपेप्टाइड जितनी तेजी से बदल सकती है। सामग्री शरीर परमाणुओं की एक नदी है, मन विचारों की एक नदी है, और जो उन्हें एक साथ रखता है वो बुद्धि की एक नदी है।
लेखक एक मरीज का उदाहरण देते हैं जिसे इरिटेबल बाउल, सिर दर्द, थकान, अनिद्रा और अवसाद जैसी कई समस्याएं थीं। वो पिकनिक पर गईं, मोजार्ट सुनी, रोटी खाई और पहली बार अच्छी नींद आई। ये पिकनिक की कमी के रूप में एक नई पहचान थी। प्रकृति हमारी प्रकृति को मुक्त करती है। शून्य कंपन के बिंदु, जो हर चीज का प्रारंभिक बिंदु है, वो हमारे अंदर भी मौजूद है। अगर हम अपने विचारों, इंद्रियों और भावनाओं से बाहर निकलें तो हम खालीपन के बराबर रह जाएंगे। लेकिन क्वांटम भौतिकी के खालीपन की तरह हमारा आंतरिक स्थान खाली नहीं हो सकता है, बल्कि ये मौन बुद्धि का एक समृद्ध क्षेत्र है। बुद्धि को आसानी से खोजा जा सकता है, फिर भी उसे पाना असंभव है। शरीर का नो हाउ कार्यों के अनुसार विभाजित भागों की जटिलता का परिणाम लगता है, लेकिन बुद्धि हर जगह समान रहती है, जैसे समुद्र के पानी की एक बूंद पूरे महासागर के खारेपन को साझा करती है। शरीर का तरल पदार्थ महासागर जितना ही नमकीन होता है और मैग्नीशियम, सोना और अन्य ट्रेस तत्वों से समृद्ध होता है। फिजिक्स में एक क्षेत्र वो होता है जो एक बड़े या अनंत स्थान पर प्रभाव फैलाता है। हमारा शरीर भी एक बुद्धि के क्षेत्र में स्थित है, जहां हर कोशिका मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है। हर कोशिका एक छोटा संवेदनशील प्राणी है। लिवर, हृदय या किडनी में स्थित ये वो सब जानती है जो आप जानते हैं। चिंता का तंत्रिका आवेग पेट में अल्सर, कोलन में ऐंठन या मन में जुनून के रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन ये एक ही आवेग की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। शरीर निरंतर परिवर्तन और पूर्ण अपरिवर्तन का मिश्रण है। चिकित्सा विज्ञान ने अभी तक इस गतिशील पहलू को स्थिर और निश्चित के लिए बलिदान कर दिया है। क्वांटम स्तर पर हम दोनों को एक इकाई में समेट सकते हैं। बुद्धि का एक आवेग जो स्वयं को अक्षुण्ण, अपरिवर्तन रखते हुए परिवर्तन परिवर्तन से गुजरता है। मन, पदार्थ और उन्हें जोड़ने वाले मौन को मिलाकर बुद्धि का आवेग अपनी अखंडता बनाए रखता है। न्यूरोफिजियोलॉजी के अग्रणी कार्ल लैशले ने चूहों के मस्तिष्क से 90% ऊतक हटा दिए, फिर भी वे भूल भुलैया को याद रख सके। इससे पता चला कि मस्तिष्क की हर कोशिका पूरे मस्तिष्क को संग्रहित करती है। इसी तरह ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जॉन लॉर्बर ने एक जलशीर्ष रोगी का अध्ययन किया, जिसका मस्तिष्क का 98% तरल पदार्थ से भरा था, फिर भी वो एक प्रतिभाशाली कॉलेज छात्र था। हम अपनी मौलिक वास्तविकता के रूप में बुद्धि के मौन क्षेत्र के करीब आ रहे हैं। विलियम जेम्स ने चेतना की धारा को मनोविज्ञान का अध्ययन विषय बताया था, लेकिन उन्होंने विचारों के बीच के अदृश्य मौन अंतराल को नजरअंदाज कर दिया। ये अंतराल ही विचारों से परे की दुनिया का प्रवेश द्वार है, बुद्धि का मूल स्रोत। ऋषियों के अनुसार सब कुछ मन से आता है। हमारा मन एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह दुनिया को प्रोजेक्ट करता है। हमारे शरीर और उनमें होने वाली हर घटना इस फिल्म का हिस्सा है। हमें यह एहसास नहीं होता कि हम खुद को बीमार या ठीक कर रहे हैं। यदि हम चुपचाप खुद को देख सकें तो हम ये सब देख पाएंगे। ऋषियों का दृष्टिकोण हमें सामान्य जागृत अवस्था की वास्तविकता से थोड़ा बाहर कदम रखने के लिए कहता है, ताकि हम मन को एक शक्तिशाली निर्माता के रूप में सराहना शुरू कर सकें। लेखक अपने साथ हुई एक घटना बताते हैं। मुंबई से उड़ान भरते समय नो स्मोकिंग सीट बेल्ट संकेत फिर से चालू हो गया और घोषणा हुई कि आपातकालीन लैंडिंग के लिए लौटना होगा। बाद में एक और उड़ान में वही संकेत और घंटी की आवाज सुनकर उनका दिल धड़कने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद में एक छोटी सी कंडीशनिंग प्रतिक्रिया बना ली है। जैसे पावलाव के कुत्ते घंटी की आवाज पर लार टपकाते थे, वैसे ही उनका दिल भी उसी तरह से तेज धड़कने लगा था। इस तरह हम अनजाने में लाखों आवेगों से खुद का निर्माण करते हैं। ऋषियों के लिए पूरी दुनिया केवल अमूर्तता से ही निर्मित हुई है। एक जॉन वेन पश्चिमी फिल्म असली लगती है, भले ही हम जानते हैं कि यह केवल सफेद सतह पर प्रकाश की किरणें हैं। एक सपना पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल आवेगों से बना होता है, लेकिन जब तक हम उसमें होते हैं, हम उसकी वास्तविकता से कायल होते हैं। शंकराचार्य ने एक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया था। एक व्यक्ति शाम को सड़क पर एक रस्सी को सांप समझकर डर जाता है और पूरा गांव इस भ्रम में डरने लगता है, जब तक कि एक बहादुर व्यक्ति जाकर नहीं देखता कि वह सिर्फ एक रस्सी है। शरीर की हर चीज हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई है और हमारी इंद्रियां हमारे दिमाग से जुड़ी हैं। कुर्सी को छूने पर वो कठोर लगती है, ये हमारे दिमाग में होने वाली एक व्याख्या है। हमारी आंख, कान, नाक और जीभ भी दिमाग के विस्तार हैं। ऋषि कहते हैं कि जब दुनिया में कुछ बदलता हुआ लगता है तो वास्तव में हम बदल रहे होते हैं। एक मित्र ने बताया कि एक दिन उनके बेटे ने कहा कि अंडे के छिलके पक्षियों के खाने में डालने से उन्हें लगेगा कि उनके बच्चे मर गए हैं, और उस दिन के बाद से उन्हें कभी अंडेलेट पसंद नहीं आया। विज्ञान इस बदलाव को माप नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म और व्यक्तिगत है।
ऋषियों का मानना है कि जीवन हमारी भागीदारी से निर्मित होता है। बीमारी भी ऐसी ही है। ये अणुओं का कोई बाहरी जीव के साथ संपर्क नहीं है। बीमारी उन क्षणों का एक क्रम है जिन्हें आप जीते हैं और अपने आसपास की दुनिया के हर विवरण का मूल्यांकन करते हैं। लेखक एक प्राचीन आयुर्वेदिक श्लोक का उल्लेख करते हैं, जैसा मानव शरीर है वैसा ही ब्रह्मांडीय शरीर है, जैसा मानव मन है वैसा ही ब्रह्मांडीय मन है, जैसा सूक्ष्म जगत है वैसा ही बृहद जगत है। हम दो दुनियाओं के प्रभारी हैं, हमारे अंदर की छोटी दुनिया और हमारे चारों ओर की बड़ी दुनिया। आयुर्वेद, जिसे आमतौर पर चिकित्सा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, वास्तव में भ्रम को ठीक करने और बीमारी की प्रेरक शक्ति को दूर करने की एक प्रणाली है, ताकि एक स्वस्थ वास्तविकता उसकी जगह ले सके। लेखक कहते हैं कि आयुर्वेद में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम लोगों को उनकी बीमारी से आश्वस्त ना होने के लिए राजी करना है। ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मन को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाता है जो बीमारी से अछूता रहता है। एक युवा महिला को छाती में तेज दर्द था, जिसे हृदय दोष माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के रूप में निदान किया गया था। वो चिंता और दवाओं के साइड इफेक्ट से पीड़ित थी। लेखक ने पाया कि उसका दर्द वास्तव में कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, एक प्रकार की सूजन के कारण था, और उसकी चिंता और दवाएं उसके अन्य लक्षणों को बढ़ा रही थीं। लेखक ने उसे समझाया कि उसकी बीमारी एक प्रतिक्रिया है जो उसकी अपनी अपेक्षाओं से जीवित है। ये मामला दिखाता है कि कैसे हमारा मन शरीर को प्रभावित करता है। मरीज की जागरूकता ही सबसे अच्छी दवा है। यदि जागरूकता भयभीत और तनावपूर्ण है तो बीमारी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही जागरूकता शांत होती है, शरीर ठीक हो जाता है। ये बुद्धि की गलती है कि हम ये मानने से इनकार करते हैं कि सब कुछ एक ही मन शरीर वास्तविकता के अंदर हो रहा है। बीमारी स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि एक युद्ध चल रहा है। आयुर्वेद के अनुसार ये संघर्ष हमारे भीतर लड़ा जा रहा है, जबकि रोगाणु सिद्धांत बताता है कि ये युद्ध बाहर से शुरू हुआ है। स्वस्थ लोग इन खतरों के बीच सुरक्षित रहते हैं। जब प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, जैसा कि एड्स के मामले में होता है, तभी हमें एहसास होता है कि हमारी त्वचा, फेफड़े और अन्य अंग बाहरी जीवों के साथ एक नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व में हैं। वायरस तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं और ये संभव है कि वे जीवन के बदलते स्वरूप के बारे में दुनिया के डीएनए को समाचार अपडेट देते हों। हमारा डीएनए इस चुनौती का सामना सक्रिय रूप से करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली आक्रामक से लड़ने के लिए दौड़ पड़ती है, और ये सब इतनी सटीकता से होता है कि त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ तक कि जब एक डीएनए का हिस्सा दूसरे डीएनए के हिस्से को नष्ट कर देता है, तो हम क्वांटम हीलिंग को काम करते हुए देखते हैं। ये एक पूरी तरह से आत्मसमाहित प्रक्रिया है। फ्लू के वायरस के आगे झुकने के लिए डीएनए एक मुखौटा क्यों लगाता है और फिर उसे नष्ट करने के लिए दूसरा? ये जीवन की समग्र योजना में इसका तर्क होना चाहिए। डीएनए के साथ कुछ भी नहीं खोता है। ये सब आत्मसमाहित प्रणाली के भीतर रहता है। एक बार जब फ्लू वायरस हार जाता है, तो डीएनए नए एंटीबॉडी और विशेष मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करके मुठभेड़ को रिकॉर्ड करता है। इस तरह डीएनए आपको विश्व मंच पर एक खिलाड़ी बनाता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि शांति ही सामान्य स्थिति है। आधुनिक मनुष्य अपनी मानसिकता में गहरे विभाजित है, और तनाव संबंधी विकार, अवसाद, चिंता और जल्दी में रहने की बीमारी इसी का परिणाम है। ये सब मैं चित्रा को बताना चाहता था, जिसे कैंसर से ठीक होने के बाद भी बीमारी के लौटने का डर था। उसकी कैंसर कोशिकाएं हार गई थीं, लेकिन उनकी याददाश्त नहीं। अंततः उसके मस्तिष्क में कैंसर पाया गया और वो तीव्र विकिरण और कीमोथेरेपी से गुजरने लगी। कमजोर शरीर, गंभीर साइड इफेक्ट्स, अवसाद और फिर जटिलताओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेखक को लगता है कि वो कैंसर की शिकार नहीं, बल्कि अपने इलाज की शिकार हुई थी। आधुनिक कैंसर उपचार की अंतर्निहित विचारधारा ये है कि मन को चुपचाप खड़े रहना चाहिए, जबकि शरीर विनाश सहन करता है। ये मन शरीर प्रणाली में एक खुला संघर्ष है। इस संघर्ष में रोगी दोनों तरफ से लड़ता है और अंततः वो स्वयं ही हारता है। महत्वपूर्ण मुद्दा युद्ध जीतना नहीं, बल्कि पहले स्थान पर शांति बनाए रखना है। पश्चिमी चिकित्सा इस बात को नहीं समझ पाई है कि बीमारी की भौतिक अभिव्यक्ति एक भ्रम है। कैंसर कोशिकाएं सिर्फ एक भ्रम है जो उम्मीदें और निराशाएं पैदा करती रहती हैं, जबकि असली दोषी यानी कैंसर कोशिका को बनाने वाली स्थायी याददाश्त अनदेखी रह जाती है। आयुर्वेद हमें चेतना के उस गहरे स्तर तक पहुंचने का साधन देता है जो इस याददाश्त को निकाल बाहर करता है। लेखक ये स्वीकार करते हैं कि ये विचार कि रोगी की जागरूकता उसके कैंसर के लिए जिम्मेदार है, कई लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन आयुर्वेद, जैसा कि वे इसे देखते हैं, कैंसर व्यक्तित्व या सतही भावनाओं को कैंसर का कारण नहीं मानता, बल्कि ये कहता है कि बीमारी की जिम्मेदारी चेतना के गहरे स्तर पर है, जहां एक संभावित इलाज भी पाया जा सकता है। एक बूढ़ी महिला का उदाहरण है जिसे 1947 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। वो ऑपरेशन के बाद घर लौट आई और अपने 4 बच्चों की देखभाल में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास बीमार होने का समय ही नहीं था। वो 12 साल और जीवित रही और निमोनिया से उसकी मृत्यु हुई।
लेखक को ये एक चमत्कार लगा, क्योंकि बीमार होने के लिए बहुत व्यस्त होना एक ऐसी जागरूकता है जिस पर प्रतिरक्षा प्रणाली पनपती है। कैंसर या कोई अन्य बीमारी क्षणभंगुर क्षणों का एक क्रम है, प्रत्येक अपनी भावनाओं और मन शरीर रसायन विज्ञान के साथ। आयुर्वेद का मानना है कि कई अलग अलग स्थितियां बीमारी को पैदा करने के लिए एक साथ काम करती हैं। रोगी की जीवन शैली और भावनात्मक बनावट उसके स्वास्थ्य की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एलिनोर नामक एक महिला का मामला, जिसे 1983 में उन्नत ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसने उसकी हड्डियों तक मेटास्टेसाइज कर दिया था। उसने पारंपरिक उपचार छोड़ दिया, लेकिन 1986 में ध्यान करना शुरू किया। लेखक ने उसे कैंसर के इलाज के लिए आदिम ध्वनि तकनीक सिखाई। उसके हड्डियों का गंभीर दर्द गायब हो गया और उसके रेडियोग्राफिस्ट को हड्डियों के कैंसर के कम और कम पॉकेट्स मिले। वो अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एलिनोर ने लिखा, 1.5 साल पहले मुझे केवल 99% यकीन था कि कैंसर खत्म हो जाएगा। पिछले महीने ही मुझे 100% यकीन हो गया है। उसके लिए बीमारी और ठीक होने के बीच एक बड़ा अंतर था। वह कहती है कि जब भी वह चिंतित या दुखी महसूस करती है, तो वह ट्यूमर को बढ़ता हुआ देख सकती है, और जब वह खुशी महसूस करती है, तो वह ठीक हो जाती है। ये उसकी जागरूकता और कैंसर की प्रगति के बीच एक सीधा संबंध दर्शाता है। आनंद या परमानंद एक ऐसी भावना है जो चेतना के गहरे स्तर पर अनुभव की जाती है। ये वह कंपन है जो बुद्धि को दुनिया में भेजता है। आयुर्वेद में आनंद मन, शरीर और डीएनए को एक आजीवन संवाद में जोड़ने वाला एक निरंतर संकेत है। जब डीएनए, मन और शरीर पूरी तरह से समन्वित नहीं होते हैं, तो ये आनंद के चक्र में टूट-फूट का कारण बनता है, जिससे बीमारी शुरू होती है। इस टूट-फूट को ठीक करने के लिए आदिम ध्वनि जैसी विशिष्ट कंपन का उपयोग किया जाता है। डीएनए केवल एक निष्क्रिय खाका नहीं है, बल्कि ये समय के पाठ्यक्रम को सक्रिय रूप से आकार देता है। फल मक्खी के पर जीन का उदाहरण दिखाता है कि कैसे ये एक कीड़े के दैनिक लय को नियंत्रित करता है। वास्तव में ये खुद समय का निर्माण करता है। डीएनए प्रकाश के कंपन को आंखों में और ध्वनि को कानों में बदलता है। ये समय को फल मक्खियों के लिए एक मिलन गीत में और मनुष्य के लिए इतिहास के मार्च में बदल देता है। डीएनए सिर्फ एक रेडियो है। संगीत रेडियो की वायरिंग में नहीं मिलता, बल्कि चेतना के गहरे स्तर पर मिलता है, जिसे ऋषि परमानंद कहते हैं। आज क्वांटम हीलिंग हमें एक नया मार्ग दिखाती है, जहां हम बीमारी को एक एकीकृत मन शरीर प्रणाली में एक खंडित चेतना के परिणाम के रूप में देखते हैं। संघर्ष को बाहर खोजने के बजाय हम इसे अपने भीतर पाते हैं। आयुर्वेद हमें चेतना के उस स्तर तक पहुंचने के साधन प्रदान करता है, जहां हम बीमारी पैदा करने वाली याददाश्त को खत्म कर सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं, जिससे मन और शरीर के बीच का युद्ध समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।